ओके, तो ये शो की शुरुआत करते हैं और इतना ख़राब दिन है कि बिरू पहले ही निकल लिए और इसलिए आज शो में होंगे नहीं वो। आज श्रेया में रहेंगे आपके साथ शो में। तो श्रेया, सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज देखिए बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए और एक मैं कहूँगा कि ख़राब हफ्ता भी रहा है ये, भले ही परसेंटेज वाइज मार्केट गिरा ना हो ज़्यादा, लेकिन 4 दिन इतना तंग किया। एक्चुअली 10 दिन से मार्केट एक रेंज में था, हमें तंग कर रहा था और आज फाइनली रेंज तोड़ी भी हमने तो लोअर साइड पर। और आखिरकार आज का जो मूव है इसको अब हम ब्रेक डाउन करार देंगे। कल एक बात ये हुई थी कि एक दिन और देखेंगे और आज भी सुबह एक बार के लिए तो निफ्टी ने कोशिश की थी उस 25,325 को रिक्लेम करने की। वो सुबह की जो कोशिश थी लेकिन वो वहीं उसी जोन में पर आकर रुकी 25,325 पर, जो आज सुबह हमने मेंशन किया था कि वहाँ पर अगर आप रुक गए तो दिक्कत आ जाएगी। और 25,250 के नीचे अगर आप फिसले तो 25,050 भी ओपन होगा। और अब निफ्टी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिड कैप में भी लगातार गिरावट। और आई थिंक ये इस पूरी डिक्लाइन में एक और चीज़ जो रही, नॉर्मली क्या होता था कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे होते थे, इस डिक्लाइन में मिड कैप ने भी गिरना शुरू किया था और आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ अच्छी खासी गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर आएगा, काफ़ी ख़राब है वो। तो ये थोड़ा सा आज मार्केट के लिए दिक्कत। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लाता है हमारे लिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी के 1.5 घंटे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन लगातार 10वां सेशन जब मार्केट पर प्रेशर देखने को मिला और आज का सेशन काफ़ी क्रिटिकल, ज़्यादा दबाव आज के सेशन में देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा कंसर्न लग रहा है ज़्यादा। लेकिन कल हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, 25,350 तक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ब्रेक डाउन आया। आपने अभी बोला भी कि ब्रेक डाउन अब इसको करार दिया जा सकता है। क्या ये अब चिंता का विषय हो चुका है? अब यहाँ से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, या फिर अब भी आप मार्केट को लेकर कंसर्न नहीं है? देखिए, दिक्कत क्या है कि लेवल्स की बात मैं करूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाली जो गिरावट आई है ना श्रेया, ये अर्निंग्स की वजह से आई है और इसलिए इस गिरावट को थोड़ा ज़्यादा आपको महत्व देना होगा। आई थिंक कुछ साइन थे बाज़ार में जब ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे। अरे मैंने जब रामदेव जी का भी इंटरव्यू किया था, ये बात भी हुई थी और कहीं ना कहीं रह कर एक फीलिंग आ रही थी कि नहीं, अर्निंग्स में वो बात है नहीं जो इस Q1 के अर्निंग सीजन में होनी चाहिए थी। लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन में मार्केट ने थोड़ा समय लगाया, 3-4 दिन मार्केट थोड़ा सा आई थिंक वार्निंग साइन दे रहा था, लेकिन आज कुछ प्राइस ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। मेरे हिसाब से अगले कुछ जो बड़े नतीजे हैं ना, इससे उनकी अहमियत बढ़ेगी और ये हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा सा फार्मा में छुपने की जगह मिल जाए, थोड़ी सी हो सकता है कि आपको FMCG में छुपने की जगह मिल जाए। ये कुछ स्पेसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको छुपने की जगह मिले, लेकिन आज के इस ब्रेकडाउन को क्लियरली मैं थोड़ा सा नेगेटिवली मानूंगा। बिल्कुल नेगेटिव मान रहे, लेकिन आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब अर्निंग सीजन का आगाज़ हो गया TCS के नतीजों के साथ, उस पर भी बातचीत करूँगी, लेकिन लेवल्स आप कौन इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेशली? देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 25,050। आई थिंक ये आपको इम्पॉर्टेंट लेवल है और अगर 25,050 भी आपने ब्रेक किया, आज सुबह हम जो बात कर रहे थे कि 25,250 के नीचे 25,150 और 25,050 जल्दी आ सकते हैं, तो 25,050 अब सबसे क्रूशल है। निफ्टी का अगर आप 3 महीने का चार्ट रखेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बेटा, निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिए, अगर आप 25,050 के नीचे फिसले तो ये जो लास्ट वाली रैली है, पूरी रैली नहीं, चलिए 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, जो लास्ट वाली रैली है जो हमने इस अर्निंग सीजन से जस्ट पहले देखी थी, जो 22, हाँ ये वाली रैली जो करीब करीब शुरू हुई थी 24,700 24,800 से, 24,700 24,800 से जो रैली हमने देखी थी, वो जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकडाउन आ गया इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट, वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप 25,050 के नीचे निकले तो वो चैनल को आप ब्रेक कर देंगे फिर, एंड इन दैट केस ये पूरी की पूरी रैली जो है वो रिस्क पे आ जाएगी जो 24,700 से शुरू हुई थी। आपको याद होगा हमने 24,700 से एक रैली प्ले की थी, उसके बाद वो 25,670 तक जब आए थे, फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा था, उसके बाद से निफ्टी पर लगातार न्यूट्रल व्यू ही रहा है। बस ये था कि हाँ, डिप्स में आप मंथ एंड की कॉल्स खरीदिए, लेकिन वो वाली ट्रेड पर अब थोड़ा सा रिस्क बैठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 25,050 के अगर आप नीचे फिसले तो फिर अगला सपोर्ट आपका 24,800 पर और फिर 24,500 पर है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का मामला बनेगा। ऊपर की तरफ अब 25,300 और 25,350 ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। आज सुबह जिस तरीके से मार्केट ने इंटरडे रखिए, जिस तरीके से मार्केट ने सुबह रिकवरी में रिजेक्शन दिखाया ना, वहीं क्लियर हो गया था कि ये लेवल जो है वो क्रूशल होगा, और वो जैसे ही ब्रेक किया आपने, उसके बाद वो ट्रेंड डे में कन्वर्ट हो गया मार्केट।
बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, बैंक निफ्टी अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 56,500 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है। अभी भी हम 20 डेमा के ऊपर ही हैं, आसपास ही हैं, ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन 56,500 अगर आपने बैंक निफ्टी पर तोड़ना शुरू किया किसी भी कारण से, तो 56,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर। तो इसके लिए 56,500 को होल्ड करना बहुत क्रूशियल है। और ऊपरी लेवल पर 57,000 का लेवल है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें कि फार्मा और एफएमसीजी, आई थिंक अब ये दो सेक्टर हैं। नॉर्मली मैं इसमें आईटी ऐड करता, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी ये दो सेक्टर हैं जहाँ पर अब लोग थोड़ा सा छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो यही दो इंडेक्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी है, इनका वेट नहीं है इंडेक्स में, थोड़ी सी इन्होंने लेकिन कोशिश करी है मार्केट को थोड़ा सा बचा के रखने के लिए। एफएमसीजी और फार्मा मार्केट को बचाने की कोशिश में लगे, लेकिन आईटी ने तो डुबा दिया। 2% के करीब ये इंडेक्स टूटा आज। और अर्निंग सीजन का आगाज टीसीएस के नतीजों के साथ हुआ। कमज़ोर कमेंट्री और रिजल्ट भी उतने वाउ साइड पे नहीं आए। ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं अब टीसीएस के नतीजे? देखिए, टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसके लिए, और टीसीएस के साथ क्या होता है कि टीसीएस ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर करता है यूएस में। तो इसके लिए टीसीएस जैसी कंपनियों में जब पेन आता है तो वो, क्योंकि यूएस में अगर एक दो सेक्टर में भी पेन आ गया तो वो टीसीएस पे रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ख़राब होगा। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ और ये बात आप हाइंडसाइट के साथ आपको शायद रियलाइज़ होगी। मेरा ये मानना है कि इसकी वजह से जो मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स गिरे हैं ना, वहाँ आपको अच्छे मौके मिलेंगे। मिड कैप आईटी ने पहले भी ठीक ठाक नंबर डिलीवर करे हैं और मेरा ये मानना है कि इस बार भी वो ठीक ठाक नंबर डिलीवर कर देंगे। देखिए, लार्ज कैप आईटी के साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे उनके कई $1 बिलियन क्लाइंट है। अब कोई $1 बिलियन क्लाइंट अगर खराब हो गया तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मिड कैप आईटी का क्या होता है, 20 मिलियन $30 मिलियन के क्लाइंट्स होते हैं। उसमें अगर कोई एक कंपनी खराब कर रही होती है तो उसके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा होल्ड पर रख देते हैं, दूसरी कंपनी जो अच्छा कर रही है उसका प्रोजेक्ट ले लेते हैं। तो वो एक मिड कैप कंपनियों के पास एक एडवांटेज होती है जो लार्ज कैप आईटी के पास नहीं होती है। ये रीज़न है कि मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करता है लार्ज कैप आईटी को। तो टीसीएस के कारण पूरे सेक्टर को पनिश करना मेरे ख्याल से गलत है। और मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते इवन लार्ज कैप आईटी में एक बार आई थिंक एचसीएल टेक के नंबर्स आ जाएं, उसके बाद मेरे ख्याल से अगले हफ्ते इस बार सरप्राइजिंगली इन्फोसिस के नंबर्स थोड़ा लेट आ रहे हैं तो 23 तारीख को, लेकिन अगले हफ्ते तक होपफुली शायद इवन आईटी में भी एक बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, कोई श्योरिटी से तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे सेक्टर को पनिश करना थोड़ा गलत है। तो टीसीएस के नतीजों को लेकर पूरे सेक्टर को आंकना भी फिलहाल गलत होगा। लेकिन मिड कैप पर मेरा सवाल जिस तरीके से 0.25% की बार मिड कैप का चार्ट रखे, निफ्टी मिड कैप 100 लगभग 0.25% की तेज गिरावट के साथ आज ये क्लोज हो रहा है डे लो के आसपास। ये चिंताजनक है क्या? क्योंकि लगातार पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी आ रही है, जो इतने हफ्तों से संभालने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को। देखिए, मिड और स्मॉल कैप जो है ना, उनकी आउट परफॉर्मेंस नॉर्मली तब होती है जब या तो मार्केट बुल मार्केट में हो या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो लेकिन क्रूशियल लेवल्स के ऊपर हो, तब तक मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं। जब मार्केट का ये रिस्क आ जाता है कि मार्केट में ही बड़ी करेक्शन आने वाली है, मिड और स्मॉल कैप कौन चलाता है? मेनली एचएनआई और रिटेल। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा देखेंगे तो एफआईडीआई तो बाय कर रहे थे, ज़्यादा सेलिंग तो डोमेस्टिक एचएनआई और रिटेल से आ रही थी, वहाँ पर आके मिड कैप अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मिड कैप की यूनिवर्स इतनी बड़ी है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स गिरे हैं, आज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी हैं, लेकिन वो थोड़े से कम है रिलेटिवली। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन वो जो रैली वन वे रैली चल रही थी ना मिड कैप स्मॉल कैप की, वो खत्म हुई है क्लियरली। ओके, वो थमी है वो जो एक रैली हम देख रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है और डे लो के आसपास आपको मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कहाँ डेंट पड़ा? क्लियरली टीसीएस आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, 3.5% की गिरावट, रिजल्ट खराब, स्ट्रीट ने पनिश किया, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग नजर नहीं आई। अपोलो हॉस्पिटल 2.5% टूटा, विप्रो आईटी अगेन आज गिरावट का शिकार हुआ है, 2.5% की गिरावट। यहाँ पे बजाज ऑटो में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5% के करीब। इरिडा टूट गया 5.5%, क्यों टूटा शो में समझेंगे आगे। एम्बर एंटरप्राइजेस देखिए लगातार पिछले कुछ सत्रों से अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली 3% से ज्यादा टूट कर रहा है कारोबार। उनो मिंडा टूट गया 3% से ज्यादा और बीएससी में भी आज मुनाफा वसूली 3.5% के करीब। पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखेंगे आप तो वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गिरते बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई। एचयूएल आज का हीरो ऑफ द डे,
जो खबर आई मैनेजमेंट लेवल पे जो फेरबदल हुआ है वो पॉजिटिव ले लिया मार्केट ने। 4% से ज़्यादा, करीब करीब 4.5% की तेज़ी यहाँ पर। SBI लाइफ चल गया 1.5%। पिरामिड एंटरप्राइजेस पूरा फार्मा पैक आज फोकस में, खरीदारी वहां पे भी आती हुई 2.5% के करीब यहाँ पे तेजी। PFC अगेन कल भी बिग स्टॉक्स में शामिल तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, आज भी 1% के करीब बाइंग होती हुई नजर आई। ग्लेनमार्क फार्मा क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे और 14.5% की तेजी इसमें देखने को मिली। खबर समझेंगे और अच्छे तरीके से, हालांकि जो डील हुई है बड़ी डील फार्मा सेक्टर में अब तक की, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने। आरबीएल बैंक चढ़ गया 3%, एल्केम लैब अगेन 2.5% और मैनकाइंड में पूरा फार्मा स्पेस में अच्छी खासी बाइंग और आपको टॉप गेनर्स में शामिल दिखेंगे वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, कविता जैन और अमित सेठ जी से। 2:15 पर ये तीन मुद्दा बताएंगे आपको। ग्लेनमार्क और HUL में जोरदार तेजी क्यों है। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे रेडा आखिर क्यों टूटा आज। 2:25 पर मार्कशी से जानेंगे जी एंटरटेनमेंट में गिरावट क्यों आई है। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि बिहार में इक्विटी कल्चर कैसे बढ़ा है। साथ ही इस बढ़ते इक्विटी कल्चर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जोड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट NK सिंह जी। 2:45 पर दीपाली राणा HCL टेक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी। साथ ही कंचन नौटियाल बताएंगे आपको टाटा टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया जी। 3:05 पर यतिन मुता बताएंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स और 3:20 पर इनफैक्ट बताएंगी कंचन नौटियाल अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। ओके चलिए हमारा पैनल तैयार है और कॉल्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। लॉन्ग ही होना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अल्केम। यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर। ट्रेड करा है 4840 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 4815 पर, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 4900 पॉसिबल है अल्केम। एल्केम लैब डे हाई पे 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से आती हुई। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए टाइटन में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। टाइटन पे लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स तो पहले से बन रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो टाइटन के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 3384 के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 3411 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलना है और 3335 3335 के टारगेट सेट करने हैं टाइटन के फ्यूचर में। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 3380 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 60 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। तो वहां पर आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपीज के टारगेट सेट करके। ओके टाइटन ये हो गई सेल साइड पर एक ट्रेड। टाइटन के अपडेट्स खराब थे तब टूटा और अब काफ़ी गिरावट इसमें एक्चुअली अब आपको देखने को मिलेगी। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगी एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ ABB, बट इट विल बी कंडीशनल। अभी हम 5770 पे है ABB के फ्यूचर्स में। हम इसमें शॉर्ट करेंगे तब करेंगे जब ये 5750 को तोड़ेगा, माने यहाँ से 20 रुपीज लोअर। तो 5750 के टूटते ही इसमें शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 35 रुपीज। सो SL विल बी 5785 एंड इन दैट केस फिर हम डाउन साइड पे इसमें टारगेट लगा सकते हैं 5700 का एंड 5650 का। ओके BB इंडिया 5750 का लेवल तोड़ते ही बिकवाली की राय है रचना जी की तरफ से, ये पिक आती हुई। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून। और अभी तक 2 शॉर्ट साइड की ट्रेड और एक बाई साइड की ट्रेड आई है, आप किस साइड है। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मैं लॉन्ग साइड में डाबर के साथ जाना चाहूंगा। डाबर लगभग 527 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। डाबर ने अपना 200 डेमा 2 दिन पहले रिगेन किया है और एक रेजिस्टेंस भी काफी अच्छी खासी 523 की वीकली चार्ट्स पे क्रॉस की है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 521 का और टारगेट्स रहेंगे 542 के। डाबर में एकदम से बड़ा मूव आया एक्चुअली पिछले कुछ मिनटों में, एकदम से शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ। राजेश सतपुते जी के पास चले जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून शेयर। अनुज जी देखिए मैंने 10 बजे एक शेयर किया था, बस वो उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, दैट इज CDSL।
CDSL में क्लियर ब्रेकडाउन है, 10-20 DMA के नीचे फिसला है, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, दैट शोज कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो शॉर्ट बिल्टअप है तो हम शॉर्ट करेंगे 1735 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 1640 का इनिशियली। अगर वो भी घटता है तो 1600 जो इसका 50 DMA है वहां तक टूट सकता है। तो इट्स अ सेल इन CDSL। ओके, सीडीएसएल में भी बिकवाली की राय आती हुई, तो टेक्निकल कॉल्स अभी पूरे हो गए हैं और काफ़ी मिक्स्ड आए हैं, कुछ सेल साइड की ट्रेड तो कुछ बाई साइड की ट्रेड। गावस्कर ने एल्केम लैब पर दाव लगाया, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। मानस जी कह रहे हैं टाइटन में बिकवाली कीजिए आप, सेल साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई। रचना जी EBB इंडिया में कंडीशनल सेल साइड की ट्रेड दे रही हैं, 5750 ब्रीच करता है तब वहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं आप EBB इंडिया में। अमित जी डाबर उनको पसंद आ रहा है, वहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। साथ ही राजेश सातपति जी ने भी CDSL में बिकवाली की राय दी है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी और जो भी पैनल में बाकी मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार के हालत देखते हुए जिस तरीका से वोलेटिलिटी बनी हुई है और नीचे का तरफ रुख लिया हुआ है बाजार, मैं समझता हूँ थोड़े सेफ काउंटर में जानी चाहिए और उस लिहाज से हमने REC को चुना है। पिछले तिमाही थोड़ी सी सॉफ्ट थी, लेकिन बावजूद उसके अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो बहुत स्टेबल थी और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अपने जो AUM है उसको 10 ट्रिलियन तक कर देंगे FY30 तक। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, हाई डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, 17-18% की रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है। डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास बैठती है और पिछले दिनों जो RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए जो नॉर्म्स में बदलाव किए उससे इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। किसी को और थोड़ा सेव करना हो तो PFC जो कि इसे 52% के आसपास PFC REC को होल्ड करती है, तो वहां भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये REC PFC में हमारी इस वक्त बाय की कॉल है। ओके, REC में बाय की कॉल है, या फिर अगर आप थोड़ा से प्ले करना चाहते हो तो PFC में भी आप बाय कर सकते हैं। ये चलिए आज की अब तक की सारी ट्रेड्स पूरी हुई। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आते हैं और उसके बाद फिर कुछ और ट्रेड्स लेंगे। एक बार ज़रा आप लेकर आइए RBL बैंक। दिक्कत क्या है कि ये बैन में है लगातार, लेकिन बैन से पहले जिसने पोजीशन ले ली वो तो ऐश कर रहा है। इनफैक्ट इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, एक हफ्ते का चार्ट इसका देखते हैं ज़रा RBL बैंक का, और 7 दिन का चार्ट बेसिकली। ये देखिए, ये अच्छे मूव इस पर यहाँ पर आते हुए। ये इस पर मानस चार्ट वाइज क्या मूव नेक्स्ट लग रहा है RBL बैंक पर, हालांकि बैन में है? बिल्कुल, देखिए लेकिन जो ट्रेंड है वो तो बुलिश लगता है। मेरे ख्याल से जो पिछला स्विंग हाई था 300 रुपए के आसपास, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है और ये जब तक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए हर गिरावट पे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये रैली स्टार्ट हुई थी 165 के आसपास से और उसके बाद से हर डिप पे ही 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो 240 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है और 300 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके, चलिए RBL बैंक का अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की। जी हाँ, वो है ग्लेनमार्क। एक बार लेकर आइए ग्लेनमार्क का शेयर, और आज का क्लियरली हीरो ऑफ द डे 15% ऊपर। ध्यान रखिएगा, सुबह 10% ऊपर टेम्प्रेरी फ्रीज पर खुला, करीब 3 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे तक वो फ्रीज नहीं खुला। उसके बाद वो 15% के फ्रीज पर आया, वो खुली, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 20 तक भी गया और फिर वहाँ से थोड़ा स्लिप हुआ, लेकिन अभी भी स्टॉक करीब 14.5% ऊपर रहा। और ध्यान रखिए, तब जब कल ये स्टॉक 5% ऊपर था और काफ़ी लोग कल फ्री पोजीशन बनाकर गए होंगे उसके बावजूद, लेकिन न्यूज़ ही ऐसी थी कि इन सब के बावजूद ये स्टॉक इतना चला। यतिन से समझते हैं, एक बार वापस रिविजिट करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली आज सबसे बड़ा मोमेंटम प्लेयर हीरो ऑफ द डे ग्लेनमार्क, 20% तक इंट्राडे तेजी, अभी भी 15% स्टॉक ऊपर है, क्योंकि इन्होंने अपने कैंसर ड्रग की आउट लाइसेंसिंग डील AbbVie, जो कि एबट की एक इकाई है, उसके साथ इनिशिएट कर दी है। $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट उनको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनको अपफ्रंट पैसे मिलेंगे, जिससे बैलेंस शीट सुधरेगी और कहीं ना कहीं R&D का जो इनका खर्च जो बढ़ रहा था, यहाँ भी आपको एक कम खर्च से ज़्यादा रिटर्न होता हुआ नज़र पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ड्रग और डील मानी जा रही थी। इनफैक्ट अगर हम आउट लाइसेंसिंग डील की बात करें तो $2.25 बिलियन इनको रॉयल्टी भी मिलेगी सेल्स में, और माइलस्टोन्स पे भी ये पर्टिकुलर पेमेंट इनके लिए ओपन रहेगा। तो कहीं ना कहीं $2 बिलियन यानी
16-17 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये पूरा ट्रांजैक्शन, जिसके बाद शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी। ब्रोकरेजेस की माने तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है, 2430 का उनका लक्ष्यांक है। और जहाँ तक कि दूसरे ब्रोकरेजेस का सवाल है, जैसे कि HSBC, यहाँ उन्होंने 2275 रुपये का टारगेट रखा है। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय शानदार मूव ग्लेनमार्क में। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। ग्लेनमार्क पर क्या व्यू रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अभी जैसे यतीन जी बता रहे थे कि इन्हें जो रुपए मिलेंगे उससे बैलेंस शीट में सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। नई डील है, मैनेजमेंट ने ऐसे कहा है करीब 25 साल से इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और एक बहुत माइलस्टोन कही जा सकती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल लेवरेज रिड्यूस कर रखी है। कुछ कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स हैं आने वाले दिनों में। फॉर्मुलेशन बिजनेस अच्छा चल रहा है। अंडा पाइपलाइन यूएस के लिए बहुत शानदार बनी हुई है। और जो एस्टिमेट्स है वो करीब करीब बॉटम लाइन में 20% CAGR ग्रोथ के थे 25 से 27 तक। 2025 से 27 के बीच में 20% के CAGR की ग्रोथ थी इस डील से पहले। तो मुझे लगता है कि ये डील आने के बाद और भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो गए हैं। और इस वक्त मुझे लगता है ये स्टॉक में अगर आज तो बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन या करेक्शन कुछ आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य साल भर में इसका 2350 रुपए का है, तो 2350 के टारगेट इसमें आ सकते हैं साल भर में। तो कोई गिरावट आती है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा इंतजार करें। किसी के पास है तो वो बना रह सकता है। ओके चलिए, अच्छा यतिन के पास अगले लिंक के लिए जाएं, इससे पहले एक बार जरा अमित जी, डाबर ये क्या आप ये डाबर का च्यवनप्राश खाकर आपने कॉल दी थी क्या? ये एकदम से दे जरा स्टॉक लेकर आइए एक बार इंट्राडे। ये क्या हुआ इसमें? क्या था आपका टारगेट? एकदम से करीब आ गया होंगे उस टारगेट के? नहीं, टारगेट तो अनुज जी बड़े हैं आपके, हाँ बड़े हैं, हाँ बड़े टारगेट दिए थे। 527 में कॉल दी थी, क्योंकि अच्छा मोमेंटम है। इसने वीकली स्विंग ब्रेकआउट किया, 200 EMA के ऊपर निकल रहा था और FMCG सेक्टर में वैसे भी ट्रैक्शन है, तो इसीलिए डाबर सेलेक्ट किया था। ओके, डाबर बिल्कुल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और एकदम से डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2.25% की तेजी के साथ अमित जी की कॉल ये फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक की बात करते हैं। दरअसल HUL में भी आज जोरदार तेजी हमें सुबह से देखने को मिल रही है और खबर हमने लगातार CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आपको बताई कि रोहित जावा के इस्तीफे के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रिया नायर को CEO और MD के तौर पर नियुक्त किया गया है और इसके बाद ये स्टॉक में हमें हलचल देखने को मिल रही है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं यतिन जी से, ब्रोकरेजेस पे क्या राय दे रहे हैं और कैसी है ये बड़ी खबर, बताइए यतिन जी। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो HUL कहीं ना कहीं नए बॉस के आगाज से के चलते यहाँ आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। रोहित जावा साहब जो आउटगोइंग MD और CEO वो रिप्लेस होंगे और प्रिया नायर, जैसे कि आपने बताया, नई HUL की बॉस रहेंगी। 30 साल का रिच अनुभव और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी वो करंटली ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट ग्लोबली हेड करती है, वहाँ की वो प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं अगले 5 सालों के लिए इनके हाथ में कमान रहेगी और 1 अगस्त से वो MD और CEO का पदभार संभालेंगी। रोहित जावा का जो निकलना था वो कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा यूनिलीवर ने रखा है जो कि बाजार को कॉन्फिडेंस दे रहा है और नए बॉस प्रिया नायर के चलते यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है और ये फर्स्ट वुमेन CEO कंपनी की बनेगी सिंस इंसेप्शन। सो कंपनी की सबसे पहली वुमेन CEO का दर्जा भी इनको मिलेगा और जहाँ तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, इनको लगता है ये मूव पॉजिटिव है। और अगर हम ब्रोकरेज टारगेट्स की भी बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से कई ऊपर यहाँ आपको टारगेट प्राइस आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर रुझान वाइज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं HUL में आपने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं पिछले 1 दशक में और कहीं ना कहीं लास्ट 5 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे। तो आने वाले कैसे 5 साल रहेंगे इनकी लीडरशिप में, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ की रिकवरी कैसी रहेगी, ग्रामीण इलाके किस तरीके से फोकस में रहेंगे, तो ये देखा जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। नई CEO को बाजार की सलामी तो मिली है फिलहाल और आपको दिखेगा HUL शानदार तेज़ी के साथ डे हाई पर कारोबार करते हुए लगभग 5% की तेज़ी के साथ। राजेश अग्रवाल जी, HUL देखें आप, एक हाथी बहुत धीमी चाल चलता है, 5 साल चैलेंजिंग रहे हैं हमने देखा। अब 5-10 साल में ये 10 दिन या 20 दिन स्टॉक में ऐसी तेज़ी आती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए अभी HUL? देखिए श्रेया जी, आपने ठीक कहा, हाथी धीमी चाल चलता है, बट फिर वो हाथी है, उसका अपना एक रुतबा होता है। और HUL का भी भारत में न केवल शेयर बाजार में बल्कि FMCG एज ए पैक में देखेंगे तो अपना एक रुतबा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में करीब 50% की उनकी हिस्सेदारी है।
सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, आरओसी बहुत स्ट्रांग है और करीब-करीब 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में काम करती है जिसमें 50 ब्रांड है और 50 ब्रांड में 19 ऐसे ब्रांड है जो 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का एनुअल टर्नओवर दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एम्पायर है और सबसे अच्छी बात है कि ब्यूटी एंड वेलबीइंग में इनका जो रेवेन्यू है वो 21% के आसपास का टोटल रेवेन्यू का हिस्सा है जो कि बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। अब नए सीईओ आने के बाद जैसे यतीन साहब बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। वो मेरी शुभकामनाएं हैं नायर जी को और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड देगा और डिविडेंड भी अच्छा देती है। इस साल अगर आप देखो तो 53 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। आइसक्रीम का बिजनेस डीमर्जर अनाउंस कर रखा है जहां से और थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। हमारा अनुमान 2750 रुपए का है। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हमने करीब 1 सवा महीने पहले इसमें इनिशिएटिंग कवरेज करी थी, तो हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास ये स्टॉक हो। अच्छा श्रेया, वैसे आपने बात की ना कि हाथी धीरे दौड़ता है, हाथी बहुत तेज़ दौड़ता है एक्चुअली। वो तो बाकी एनिमल के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसको। जो एक टॉप अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जो उसेन बोल्ट से भी तेज़ है। और मैं सच चलता तो धीरे ना सर, दौड़ता आपको बात बता रहा हूँ। मैं एक बार नहीं, जब मैं पहली बार जब सफारी पे गया था ना, पहली बार जब मैं सफारी पे गया था तो मैंने ऐसी जो सफारी गाइड था उससे पूछा था यार ये हम ओपन जीप में जाते हैं और ओपन जीप में हम सफारी कर रहे हैं, अगर सामने टाइगर आ गया तो क्या होगा? नहीं, टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं, तो टाइगर अटैक नहीं करता है सफारी व्हीकल पर। बोले लेकिन हाँ, एलिफेंट जो होता है, हाथी जो होता है, बोले उससे डरने की ज़रूरत है क्योंकि हाथी अनप्रोवोक्ड कभी भी चार्ज कर सकता है। फिर मैं कहा अच्छा, अगर हाथी ने चार्ज किया तो हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा नहीं, फिर तो जो करना है वो हाथी करेगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। तो वो रिस्की है फिर तो। बहुत रिस्की है वो, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिलहाल ये तो बात हो गई सफारी की और स्टॉक्स की भी। आज हीरो ऑफ द डे की हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे की भी बात कर लेते हैं। और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है इरेडा। टॉप लूजर्स में शामिल है और नतीजों के बाद आप देखें तो इसमें तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है नतीजे, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन। जी, सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट रखती हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफॉर्मेंस जो इरेडा की है वो किस तरीके की रही है। देखिए, अगर पिछले एक महीने की हम बात कर ले तो यहाँ पे सीधा 12% की कटौती देखने को मिली है। ईयर टू डेट में 28% का लॉस देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसके 52 हफ्ते के हाई से, यानी कि 310 रुपये से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। करीबन 50% की कटौती हमें यहाँ पे देखने को मिली है। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के जो हमें नंबर्स देखने को मिले वो हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो सीधा 36% का यहाँ पे हमें डाउन साइड देखने को मिला है। मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं और इनफैक्ट जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वहाँ पे सबसे बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया है। इस टाइम पे हम बात करें ये जो एसेट क्वालिटी है वो खराब क्यों हुई है, उसके पीछे के कई सारे की फैक्टर्स है। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी का कर्ज है उसमें हमें सीधा 60% का हाइक देखने को मिला है साल दर साल। इसके अलावा कॉस्ट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, जिससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर सीधा डेंट आया है। 783 करोड़ का जो अकाउंट स्टेज 2 था, यानी कि एक बोरोवर थे इनके, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चले गए हैं, जिसके वजह से इनका जो एनपीए है काफ़ी ज़्यादा इस पे हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और हमने रिसेंटली देखा था कि जेंसॉल का केस, जेंसॉल भी इनके बोरोवर है जहाँ पे इसे करीबन इन्होंने 470 करोड़ का कर्ज दिया था। उसके बाद जेंसॉल ने अपनी बैंक्रप्सी भी फाइल कर दी है। उसकी वजह से भी जो कंपनी है उसकी एसेट क्वालिटी में एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मैं आपको एसेट क्वालिटी का फिगर बताऊं तो ये पिछले क्वार्टर की बात करी जाए तो ये करीबन 1866 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के सीधा हो गया है 3302 करोड़ का। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हमें एसेट क्वालिटी में देखने को मिला है और वही नतीजा है कि यहाँ पे एक बड़ा हमें डाउन साइड देखने को मिला है। क्लियरली प्रेशर में स्टॉक। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। क्वार्टर वन नतीजे अच्छे नहीं लगे और स्ट्रीट ने पनिश किया है। सवाल यहाँ पे मेरा ये कि पीएफसी आरएससी आपने भी बिग स्टॉक्स में लिया था और आज भी हमें उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी ने पीसी को पिक किया। पावर फाइनेंशियल कंपनी में पीएफसी आरएससी तो चल रहे हैं लेकिन इरेडा से नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से आज भी गिरावट देखने को मिली। क्या है वजह? देखिए, इरेडा के नंबर्स ख़राब आए थे, बाकियों के अभी तक नंबर्स में कोई ऐसा इशू है नहीं। और एक और चीज़ इरेडा के केस में ये रहा कि जो आईपीओ आया था इसका, उसके बाद इसमें मैसिव रैली आई थी, तो उससे ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया था। ये आईपीओ आया था बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर, उसके बाद लोगों ने इसमें पैसा बनाया लिस्टिंग के। अब अगर आपने आईपीओ प्राइस पर ले लिया श्रेया तो आप अभी भी 4 गुना पैसे पर बैठे हैं।
आपने पीक पे ले लिया तो आप आधे पे बैठे हैं। तो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस प्राइस पर लिया। आई थिंक इसमें मेन चीज़ ये थी कि ये बहुत महंगा हो गया था। प्लस देखिए, अब जो भी ये प्रोविजनिंग है या जो मर्जी है, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि नंबर्स ख़राब है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है इसका। तो इसके लिए PFC REC के अगर ऐसे नंबर आएंगे तो वो भी गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी मार्केट को लग रहा है कि नहीं, PFC REC शायद उससे बेटर करेंगे। तो इसके लिए लेकिन ये सवाल मैं एक बार राजेश जी से भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि राजेश जी आपने PFC REC की बात की, राजेश अग्रवाल जी, इरिडा इस पर भी कोई व्यू होगा क्या आपका? देखिए, जब ये लिस्टिंग हुई थी और जिस तरीके से आपने कहा ना, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि ये महंगा हो गया था। हमने शुरू से ये बात कही, आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया कि हालांकि बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क ये है कि ये रिन्यूएबल में ही अपना एक्सपोजर लेते हैं, और इस कारण से थोड़ा सा डिफरेंट पड़ रहा था PFC REC से। लेकिन वैल्यूएशन ऑलवेज उन दोनों से बहुत महंगे थे, चाहे वो प्राइस अर्निंग्स पे हो, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो, चाहे इवन डिविडेंड यील्ड पे हो। तो जहां वो 4, 5, 6 की PE पे ट्रेड करते हैं, ये डबल डिजिट PE पे ट्रेड कर रहा था। तो ऑलवेज हमने ये मेंटेन किया हुआ था कि बावजूद इसके कि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे। आज गिरावट के बाद भी मैं समझता हूँ वैल्यूएशन अभी भी उनसे महंगे हैं। थोड़ा और कूल डाउन होता है, कूल डाउन से मेरा मतलब है अगर किसी कारण से 140-45 तक आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी खरीदारी आए। इस वक्त तो मैं अवॉइड की ही सलाह दूँ। ओके, फिलहाल इरिडा अवॉइड की सलाह है। जिस तरीके से अब इसमें कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम भी हैं, नतीजे भी पसंद नहीं आए, तो अवॉइड की सलाह है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार FMCG पैक ही देखें, 0.1% की तेज़ी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की हमने, डाबर भी जिस तरीके से निचले स्रोत से अच्छा चला है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो गिरावट का शिकार भी हुए। एक बार वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देखें आप, करीब 2% की गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ डील ओपन नजर आएगा। अमित जी, आपसे ही जानना चाहूँगी, वरुण बेवरेजेस देखिए FMCG पैक में देखें तो इसने थोड़ा निराश किया है पहले से भी। अब स्टॉक में दमखम कब नजर आएगा आपको? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं? श्रेया जी, फिलहाल तो वरुण बेवरेजेस का चार्ट वीक ही है, कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं, और हम देख रहे हैं कोई भी पुल बैक इवन 20 डेमा तक सस्टेन नहीं कर रहा है। स्टॉक जब 20 डेमा पे आता है, जब आया पिछले 1-1.5 महीने में, वहीं पे एक रिजेक्शन आया और स्टॉक ने फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट की है। तो वीकनेस यहाँ परसिस्ट करती है। क्रूशियल लेवल्स अब स्टॉक के लिए अराउंड 440 रुपीज के हैं, अगर वो टूटते हैं तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। बट इन द मीन वाइल इट्स अ वीक काउंटर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज जी एंटरटेनमेंट के शेयर पर थोड़ा प्रेशर है। हालांकि रिकवरी आई इंट्राडे लो से, चार्ट दिखाइए स्टॉक का, लेकिन कंपनी की फंड जुटाने की योजना को झटका लगा। जी एंटरटेनमेंट के पब्लिक शेयर होल्डर्स ने प्रमोटर्स के वारंट इशू को खारिज कर दिया। हालांकि ज़्यादातर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, लेकिन वो नंबर नहीं हासिल कर पाए जो ज़रूरी था उस अप्रूवल के लिए। मामाक्षी से जानते हैं कि आखिर क्या रहा यहाँ पर मामला। गुड आफ्टरनून मामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, जी एंटरटेनमेंट आज फोकस में है। हम भारी गिरावट देख रहे हैं ये शेयर में। अगर हम बात करें तो ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, जो इशू ऑफ कन्वर्टेबल वारंट्स जो प्रमोटर्स को मिलने वाले थे, उस पर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ 60% शेयर होल्डर्स ने ये रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया और करीब 40% शेयर होल्डर्स ने ये रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। आपको पता ही होगा कि करीब 75% मिनिमम वोट्स आने चाहिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना है, और इसी की वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन को मंजूरी नहीं मिली और प्रमोटर्स को वारंट्स नहीं इशू किए जाएंगे। पहले भी हमने देखा था कि 3 प्रॉक्सी फर्म्स IIAS, SES और इनगवर्न ने शेयर होल्डर्स को सलाह दी थी कि वो ये रेजोल्यूशन के फेवर में वोट ना करें। उनका कहना था कि जो फंड रेजिंग को रिलेटेड रैशनल था वो काफ़ी अनकन्विंसिंग था। करीब 2410 करोड़ की कैश कंपनी के बुक्स पर ऑलरेडी है, और इसी के चलते ये क्यों कैपिटल रेजिंग किया जा रहा है, इस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुना गया था, इस पर भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि करीब 15% की डाइल्यूशन नॉन प्रमोटर एंटिटीज़ को की होने वाली थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़कर 18.39% पर हो सकती थी, मगर मंजूरी ना मिलने के चलते उनकी शेयर होल्डिंग 3.99% पर ही रहेगी, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है जी एंटरटेनमेंट के लिए, और इसी के चलते हम स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया मामाक्षी। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और जो सुबह हमने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दिखाई थी, इसको रिविजिट करते हैं। बिहार में इस समय इलेक्शन तो चल ही रहे हैं, लेकिन इक्विटी क्रेज़ भी
एक अलग चरम पर है और इसका एग्जाम्पल है कि अब ये देश के टॉप 10 में शामिल हो गया है। एक बार आशीष के पास वापस चलते हैं, इस रिपोर्ट को दोबारा पेश करते हैं और उसके बाद एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर सुबह निकल कर आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि देश भर में देखिए इक्विटी कल्चर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो छोटे राज्य हैं, छोटे शहर हैं, यहाँ पर लगातार निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में बिहार ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल कर रहा है और इक्विटी मार्केट की बहार यहाँ पर आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी 2020 से। और अभी फिलहाल 2025 मई तक का डेटा है मेरे पास, इसमें अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जहाँ पर एक तरफ 2020 में निवेशकों की संख्या थी केवल 7 लाख, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, अब ये बढ़कर 52 लाख हो गई, 50 लाख के पार यहां पर आंकड़ा देखने को मिला है और लगातार बड़ी ग्रोथ है। आप CAGR तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 49% के आसपास का निकल कर आएगा। ज़बरदस्त बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है और अब बिहार जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स का जो स्टेट्स है इसमें अपनी जगह बना चुका है और इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इनको पीछे छोड़ दिया है। और दरअसल ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। अब आप परसेंटेज की ग्रोथ देखें 2020 से लेके अब तक की, तो इसमें आप देखिए बिहार नंबर 1 पर नजर आएगा, 650% की ग्रोथ है। यूपी में 470, राजस्थान में 400, MP में 250 और पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। 240% का जो राइज है इन्वेस्टर बेस में आपको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिहार के निवेशक हैं सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड्स को भी काफ़ी अपना रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें तो जितने बिहार के लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, इनमें से 89% की जो पसंद है वो प्योर इक्विटी फंड्स है। तो इक्विटी मार्केट्स पर जो भरोसा है बिहार का लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे राज्य हैं, इनमें भी एक बार रिविजिट करना चाहिए कि 2020 से लेकर अब तक ग्रोथ कैसी है। तो महाराष्ट्र और साथ में गुजरात, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड लगातार रहा है कि इन्वेस्टर बेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब महाराष्ट्र में देखिए ग्रोथ किस प्रकार की देखने को मिली, जहाँ पर 60 लाख का इन्वेस्टर बेस था अब वो बढ़कर 1.86 करोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में 23 लाख से सीधे बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख, ग्रोथ यहाँ पर भी ज़बरदस्त देखने को मिली है। गुजरात 38 लाख से सीधे 1 करोड़, अब गुजरात में निवेशक 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार की तो बात हम सुबह से कर ही रहे हैं, जहां पर 7 लाख से अब आंकड़ा बढ़कर हो गया है तकरीबन 52 लाख। ओके, शुक्रिया आशीष। और अब इस बढ़ते इक्विटी कल्चर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार जी पटना में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन युवाओं को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के गुर भी सिखाते हैं। उनसे बात करते हैं। और सिंह जी, गुड आफ्टरनून। क्या कारण रहे हैं ये इस तरीके से, जो एक तो खैर पूरे देश में इक्विटी जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से अभी टॉप 10 में आया है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। पहले तो आप सभी को धन्यवाद, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जो मैंने देखा है कि कोरोना के बाद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इक्विटी इन्वेस्टर बने हैं, इवन डीमैट अकाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और इसका कारण ये है कि ये जो मोबाइल है जो हर हाथों में पहुंच चुका है, डाटा का रेट कम है, उसके बाद डीमैट अकाउंट अब इजी हो गया है कि कोई भी व्यक्ति इजीली उसको ओपन कर सकता है, रन कर सकता है। तो और सोशल मीडिया पे इतने सारे नॉलेज अब होने लगे हैं डीमैट अकाउंट को लेकर या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिहाज से, तो इसके कारण भी खासकर गांव तक के जो लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। तो जिसके कारण हो रहा है कि तेजी से यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रहा है डीमैट अकाउंट का या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का। धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल एजुकेशन भी बढ़ रही है। तो ये सारे रोल हैं कि यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आने वाले 4 to 5 ईयर में ये आंकड़ा और काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आबादी के हिसाब से आंकड़ा काफी कम है और जैसे जैसे इनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगी ये चीजें बढ़नी है। ओके, मेरी को एंकर भी बिहार से ही हैं, है ना? आप बिहार में कहाँ से वैसे? जी दरभंगा एक जिला नहीं मैं बिहार, अच्छा वो नहीं, मैं को एंकर की बात कर रहा हूँ। ओके ओके हाँ, सवाल पूछिए। जी नीतीश जी, गुड आफ्टरनून। आपको कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल में मेरा ये कि बिहार को लेकर जो एक धारणा है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ चलेगी, वो कहीं ना कहीं क्या धूमिल हुई है क्या? जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, 650% की ग्रोथ दिखी है 2020 से 2025 में, इस आंकड़े को कैसे आप उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं? क्या अब लोगों की धारणा भी चेंज हुई है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा उनका निवेश बढ़ रहा है? नहीं, अभी तक बिहार में वो धारणा भी पूरी तरह चेंज नहीं हुई है। बिहार में तो एक कहावत है कि नौकरी करो सरकारी या बेचो तरकारी।
मतलब जिसको वेजिटेबल बोलते हैं। तो अभी भी वो धारणा अभी तक पूरी तरह नहीं बदली है, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है तो लोग जागरूक हो रहे हैं, और यहाँ तक कि महिलाएं भी अब जो हाउसवाइफ हैं वो भी अब इसमें आना शुरू हो गई हैं। चूंकि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, और लगभग हर वीक 300 से 400 लोग यहाँ पे मिलते हैं जिनसे हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी लोग हैं बिहार में, और बहुत, और उसमें मैक्सिमम संख्या उनकी है जो कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग इक्विटी में करते हैं बट किसी को बताते नहीं हैं। क्योंकि आज भी यहाँ पे ऐसा है कि अगर वो किसी को बताते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जुआड़ी है या ऐसा करता है, सट्टेबाजी करता है, इस तरह की मानसिकता अभी भी है। और मुझे लगता है कि कुछ सालों में बदलाव होगी, बट जागरूकता फैली है, पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि 4 to 5 ईयर और लगने चाहिए, जब लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आएगी कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी इन्वेस्टिंग की जा सकती है, इसमें इन्वेस्टिंग करके आगे बढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे मोस्टली बैंक एफडी या इन सब में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, जमीन वगैरह में, गोल्ड में। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग मुझे लगता है कि कुछ समय में और तेजी से यहाँ पे फैलने वाली है, काफी अच्छी ग्रोथ की यहाँ संभावनाएं हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। बट अभी वो समय नहीं आया है कि गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट कहेंगे, लेकिन हाँ, बहुत कुछ सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। ओके, अच्छा नीतीश जी, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है जो कॉलेज से पास आउट करके उस उनकी तरफ से आ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा जो मैच्योर रिटायर्ड लोग हैं वहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादा नंबर किधर से आ रहे हैं ये? ज्यादा नंबर एक कॉलेज पास आउट से नहीं आ रहे हैं। मैंने जैसे मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे आइडिया लगता है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जिनकी एज 25+ है उनकी संख्या ज्यादा है। इसका मतलब कि जिनकी अभी जॉब लगी है कहीं पे, वो लोगों को मैं देखता हूं कि अक्सर डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जो कॉलेज पास आउट है उनकी संख्या अभी कम है, अभी उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन 25 से एज जिनकी ज्यादा है उनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, 25 से 40 के बीच में। क्योंकि मैं ओके जब लोगों से मिलता हूं तो मुझे भी लगता है कि इनकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। ओके, तो मतलब अगली बार अगर मैं जैसे बिहार आऊँगा तो मुझे शायद वो वेलकम मिले जो मुझे नॉर्मली अहमदाबाद में या कोलकाता में मिलता है। बिल्कुल उससे ज्यादा मिलेगा। बिहार वेलकम करने में हमेशा आगे रहा है, और मैं समझता हूं कि आप कभी भी बिहार आएंगे तो बिहार आपको वेलकम करने में पीछे नहीं रहेगा, और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा यहाँ वेलकम देखने को मिलेगी। चलिए, मैं अब फिर आता हूँ मैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं रायपुर गया था और मैं हैरान था जिस तरीके का क्राउड रायपुर में उस इवेंट के लिए आया था, और जिस तरीके से वो मतलब मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी वहाँ पर। तो होपफुली बिहार में भी यही मिलेगा। नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है वहाँ पर बिहार में? हवा किसकी चल रही है? एक्चुअली इस बार हवाएं का कुछ पता नहीं चल रहा है कि किधर चलेगा, बट अच्छा, देखते हैं अब सेफ खेल सरकार रहे पे। हैं क्योंकि इस बार मतलब वो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी बनी हुई है, हाँ और इस बार उस खिचड़ी में कहना बड़ा मुश्किल इस बार हो रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। हवाएं हाँ, दोनों चलिए, साइड की चल रही हैं, और यहाँ तो हाँ 2 ही साइड हैं, तीसरी साइड कोई है नहीं अभी तक। चलिए ठीक है, आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली सेफ खेल गए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब टॉप कैश कॉल्स का समय हो गया, 2:30 से ऊपर ही हो गया एक्चुअली। स्टिंग प्ले करिए। अमित जी हैं, राजेश सतपुते जी हैं और रचना वैद्य हमारे साथ टॉप कैश कॉल्स के लिए। अमित जी, आप शुरुआत करिए। जी अनु जी, मैं रैमको सीमेंट्स के साथ जाऊंगा। 1143 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इस सेक्टर में भी ट्रैक्शन है। 1143 का प्राइस है, 1120 1120 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 1185 के। 1185 की टारगेट के लिए रैमको सीमेंट पसंद आ रहा है अमित जी को टॉप कैश कॉल के लिए। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून टू यू। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं टॉप कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, देखिए मेरी नजर है वीएसटी इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर। अगर आज का डेली चार्ट देखें तो आपको एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखेगा, और इस ब्रेकआउट के बाद ये कूल ऑफ हुआ, इसलिए मैंने इसको चुना कि ये चलो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, थोड़ा एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो एट लेवल ऑफ 296 इट्स क्लस्टर कि इसके ऊपर हमें बाय करना है। 290 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका स्विंग का टारगेट होगा 310 का। मैंने पर्टिकुलरली छोटा ही टारगेट रखा है, सो 310 के टारगेट के लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय करें। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको बाय करना है। रचना जी, आप क्या ट्रेड ले रही हैं कैश मार्केट में?
जी मेरी तरफ से जस्ट डायल में ट्रेड रहेगा। हम अभी 944 पे है जस्ट डायल में एंड अच्छा खासा 2-3 दिन की रेंज में से यहाँ पे ब्रेकआउट फ्रक्टिफाई हो रहा है। इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे 950 से लेके 952 तक का टारगेट बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 934 एंड अगर कोई डिलीवरी लेने के लिए इसमें रेडी है तो यहाँ पे 970 तक के चांसेस है इन अ वीक्स टाइम। ओके चलिए बात जस्ट डायल की हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्ले कर देते हैं। जस्ट डायल के भी प्रमोटर वही हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं जिनका चैनल आप देख रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस अब जस्ट डायल के प्रमोटर भी हैं, तो इसके लिए इस चीज़ को भी समझ लें अगर आप कोई ट्रेड लें तो। श्रेया जी, तो टॉप कैश कॉल हो गए। अमित जी ने रैमको सीमेंट पिक किया है। राजेश सातपुते जी की तरफ से वीएसटी इंडस्ट्रीज पे दाव लगाने की बात आई है और रचना जी को पसंद आ रहा है जस्ट स्टाइल। डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पे था और 952 तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको 934 का लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर इस वक्त नोट कीजिए आप। मार्केट फ़िलहाल वैसा ही आपको नज़र आएगा, कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर थोड़ी ज़्यादा बिकवाली आज के सेशन में हमें देखने को मिली। इरेडा की हमने बात की एक्सीडेंट ऑफ द डे आज का, उसके अलावा अगर आप देखिए जहां पर ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, एक तो स्टॉक रखिए स्क्रीन पर फ़िलहाल BSC 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। CDSL भी टूटा है। राजेश सातपुते की शॉर्ट कॉल भी थी। पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, एक बार BSC का चार्ट भी आप देखें, 3.5% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ पे भी कोई शॉर्ट साइड की ट्रेड आ रही है क्या? देखिए श्रेया, देखिए BSC में एक सेल था और इस सेल के बाद एक रिकवरी आई थी और ये जो रिकवरी के बाद फिर से एक कंटिन्यूएशन है। मुझे लगता है BSC का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 2400। तो 2400 के नीचे एक फ्रेश शॉट फिर से ट्रिगर होता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 2400 के हिसाब से 2440 का। और अगर मैं सही हूं तो आई थिंक ये 2200 तक गिर सकता है। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं करीबन 170 180 पॉइंट का फॉल अभी भी दिखता है, तो इट इज स्टिल अ सेल। ओके चलिए कविता जी भी जुड़ी हैं इस पैनल में, उनसे बात करते हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल मेरा ट्रेड कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री से ही है एंड दैट इज ऑन शॉर्ट साइड। मुझे लग रहा है MCX को अगर देखें तो पिछले 6 दिन से कंटिन्यूस गिरावट है। आज अपने 20 EMA के नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है। फिर इसका वेमा अगर 10 वेमा देखें तो वो लिटिल दूर है। मुझे लगता है टिल 8020 7990 तक के प्राइस टारगेट की तरफ काउंटर बढ़ सकता है। अंटिल काउंटर 8250 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। ओके सेलिंग प्रेशर बना रहेगा यहाँ पर। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त सेलिंग है। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस का स्टिंग प्ले करिए और ट्रेड्स लेंगे हम मानस जी से, रचना जी से, अमित सेठ जी से। मानस जी आप शुरुआत करिए। मानस आप म्यूट पर हैं। ओके सॉरी। PL के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। अगर आप PL का पैटर्न देखें तो यहाँ पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो PL के 1200 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 31 रुपए का प्राइस चल रहा है। इसमें आपको 23 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके पिरामल इंटरप्राइजेस इसमें खरीदारी की राय धमाकेदार ऑप्शन में मानस जी के पिक। रचना जी आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से KEI का P रहेगा जिसको हम बाय करेंगे। अभी 139.9 पे ट्रेड कर रहा है ये। इसको हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 120 एंड हमारा इसमें टारगेट हो सकता है 160 170। ओके KEI इंडस्ट्रीज यहाँ पे पुट लेने की राय रचना जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी आप बताइए आपके पिक क्या होगी? सॉरी राजेश सातपुते जी आपका धमाकेदार ऑप्शन का पिक। आई थिंक अमित मेरे पास नहीं होगा। अमित सेठ जी से लेना है। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? जी थैंक यू। मैंने PL ही सेलेक्ट किया था, लेकिन मैंने दूसरा स्टॉक ले लिया। SBI लाइफ में एक अच्छा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। अगर हम SBI लाइफ की 1840 की कॉल देखें, लगभग 31 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रही है। इसे बाय करें। 25 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 42 पे। ओके SBI लाइफ धमाकेदार ऑप्शन के लिए अमित जी के पिक आती हुई फिलहाल। तो ये तीनों पिक्स हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और
साथ ही कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहां पर आज और बिकवाली देखने को मिल रही है। एक बार कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हमने डिस्कस की जहां पर तेज़ बिकवाली, टीसीएस तो है ही। डीमार्ट का अकाउंट नहीं, स्टॉक रखिए, चार्ट रखिए स्क्रीन पर। 3% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स रिजल्ट से पहले यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट मिक्स्ड नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन कमज़ोर पिछले कुछ सत्रों से देखने को तो मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। रिजल्ट से पहले थोड़ा फिसला, लेकिन जिस तरीके से इसने अपने स्टोर्स में इजाफा किया है, स्पेशली यूपी में जिस तरीके से एक्सपेंशन किया है, ब्रोकरेज ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया उसको। आपके रडार पर है क्या एवेन्यू सुपरमार्ट्स? देखिए, बात सही है कि इन्होंने कुछ एक्सपेंशन करे, नए स्टोर्स खोले, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले 2-3 तिमाहियों से नतीजे दबाव में थे और इस वक्त भी मुझे नहीं लगता कि नतीजों से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद की जानी चाहिए। सबड्यूड नतीजे ही रह सकते हैं, मार्जिन्स पे प्रेशर है, वॉल्यूम ग्रोथ उतनी दिखती नहीं है, तो मुझे लगता है इस बार एक बार अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ओके, चलिए अब अवॉइड करें तो बेटर होगा। अभी काम करें, फटाफट चार का चौका निपटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे कविता जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार और राजेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पालकिश इंडस्ट्रीज के 2700 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। 34 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 24 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 2700 के कॉल ऑप्शन। ओके, बालकृष्ण का 2700 कॉल ऑप्शन लेना है आपको। कविता जी आप बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो अनुज जी, इंडस टावर मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 405 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 402.50 आप इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 410 413 के लिए। इंडस टावर जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की राय फिलहाल कविता जी की तरफ से आती हुई। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी के पास चलते हैं। बताइए अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? जी श्रेया जी, मैं इस मार्केट में इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के साथ जाऊंगा। इतने वीक मार्केट में इंडिगो इज आउट परफॉर्मिंग। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अच्छी बात ये है कि ये स्टॉक अपने एक पुलबैक के बाद की मूविंग एवरेजेस से वापस रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पे जगह है ऊपर बढ़ने की। लगभग 5915 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 5850 का, 5850 का, और टारगेट्स रहेंगे 6020 रुपए के, 6020। 6020 रुपए के टारगेट के लिए आप इंटरग्लोब एविएशन पर दाव लगा सकते हैं। अमित जी के पिक आती हुई। मिड कैप मंत्रा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं। राजेश अग्रवाल जी बताइए आपका मिड कैप मंत्रा। श्रेया जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से ईएडी पैरी के साथ जाना चाहेंगे। एक बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की, जो कि करीब 40,300 टीसीडी टन पर क्रश पर डे की कैपेसिटी है। उनकी 7 प्लांट है, 140 मेगावाट का कोजन की कैपेसिटी है और 417 के एलपीडी की डिस्टिलरी की कैपेसिटी है। न केवल शुगर बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और बायोपेस्टिसाइड्स में भी इनका इंटरेस्ट है। अब एफएमसीजी में भी जा रहे हैं, जहाँ की ये ब्रांडेड शुगर और ब्रांडेड स्टेपल्स पे जा रहे हैं। अब इसमें ट्रिगर एक अच्छा बनता है, जो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब फिर दोहरा रहा हूँ कि इस कंपनी की मार्केट कैप है 20,000 करोड़ रुपए और ये होल्ड करती है करीब करीब 56% कोरोमंडल में, जिसकी वैल्यूएशन आती है 39,000 करोड़ रुपए। तो लगभग दुगनी वैल्यूएशन कोरोमंडल की है जो इसकी होल्डिंग है। पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ और कोरोमंडल की वैल्यूएशन 39,000 करोड़ इनकी होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, डिविडेंड अच्छा देती है। ये स्टॉक लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओके, तो ईआईडी पैरी ये पसंदीदा पिक में शामिल है अमित जी के। और चार का चौका के हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन से। मानस जी की तरफ से पहले पिक आई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और 2700 को कॉल लेने की सलाह। टारगेट 55, स्टॉप लॉस आपको 24 का मेंटेन करके चलना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए कविता जैन जी ने पिक किया इंडस्टार फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 410 का टारगेट, 402 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार अमित जी ने पिक किया इंटरग्लोब एविएशन, कमजोर बाजार में भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। 6020 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 5850 का लगाकर चलना है। मिड कैप फंडा में राजेश अग्रवाल जी को पसंद आया ईआईडी पैरी और यहाँ पे बाइंग की सलाह है। फंडामेंटल तौर पर उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक।
तो फिलहाल ये कुछ पिक्स हमारे पैनल की तरफ से, और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए बाजार की नज़र सोमवार को आने वाले नतीजों पर है, और सोमवार को HCL टेक और टाटा टेक के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा और कंचन नौटियाल। दीपाली, पहले आपसे जानना चाहूँगी HCL टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? थैंक यू श्रेया। HCL टेक के नंबर्स म्यूटेड रहेंगे इस क्वार्टर में, और कोई बहुत फायरवर्क्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कमेंट्री पर डेफिनेटली मैनेजमेंट की नजरें रहेंगी। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफे में 2% की डी ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जो रुपी रेवेन्यू है, यहाँ पर रुपी रेवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज होकर आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, जहाँ पर स्लाइटली अगेन थोड़े से बेटर नंबर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। $3517 मिलियन के आसपास के डॉलर रेवेन्यू रह सकते हैं। मार्जिन्स अगेन थोड़ा घट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, 21% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है वर्सेस 21.5%। तो नंबर्स म्यूटेड ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्वार्टर होता है HCL टेक के लिए, सीजनली वीक क्वार्टर होता है। सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। अनुमान ये है कि जो रेवेन्यूज रहेंगे सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट से, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे 1% के आसपास। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 0.8% बढ़कर आई थी, इस बार अनुमान है 0.8% घटकर आ सकती है Q-on-Q बेसिस पे। हालांकि जो BFSI और हाईटेक सेगमेंट है वो बेटर परफॉर्म करके हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक अभी भी एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है, स्पेशली ऑटोज, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो हालात है वो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी कंपनी की गाइडेंस। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो FY26 की गाइडेंस कंपनी ने दी थी, जो कि एबिट मार्जिन्स के लिए उन्होंने कहा था 18 से 19% के रेंज में रह सकते हैं। जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी थी वो 2 से 5% के बीच में दी थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये ग्रोथ गाइडेंस इस बार भी रिटेन कर सकते हैं। डील विन इस बार भी हेल्दी रहने की ही पॉसिबिलिटी है, जो कि $2 से $2.5 बिलियन के बीच में रह सकती है। अगर मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस जो कि पिछले क्वार्टर की भी थी, इसको रिटेन किया तो ठीक रहेगा। अगर थोड़ा भी डाइवर्जेंट हुआ नीचे की तरफ तो डिसअपॉइंट कर सकता है ये स्टॉक। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री डील विंस को लेकर, सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट के आगे की परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही साथ डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी भी सबड्यूड बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स म्यूटेड रह सकते हैं। ओके, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। नई ऑर्डर डिमांड स्थिति कैसी है, गाइडेंस के तौर पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आएगी, सब पे नजरें बनाएंगे। इस पर चार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले कंचन से जान लेते हैं टाटा टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं। बताइए कंचन, स्ट्रीट क्या अनुमान लगाकर चल रहा है? जी, अगर टाटा टेक के क्वार्टर 1 के नंबर्स देखे जाएं तो नंबर्स हमें सुस्त ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमें इनके नंबर्स में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू फ्रंट में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 6% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो कंपनी का प्रॉफिट है, यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। ऑपरेशनल नंबर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो इबिटा में भी एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और मार्जिन फ्रंट्स में भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ नजर पड़ सकता है। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग है। इसके अलावा आपको कहां पे ध्यान रखना होगा, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। देखिए, जो उनका हमने रिसेंटली जेवी देखा था BMW के साथ, उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में किस तरीके का आता है, कितना योगदान वहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये की मॉनिटरेबल होंगे। साथ में जो डिमांड है एरोस्पेस सेक्टर में, वो किस तरीके की यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिखाई दी है। बिकॉज अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आई थी एरोस्पेस सेक्टर को लेकर, वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। तो ये काफी ज्यादा चीज जो है ध्यान में रखने वाली होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक डिस्रप्शन देखने को मिले, बिकॉज जिस तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो इनपुट कॉस्ट है वहाँ पे भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते कुछ मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे एक डेंट देखने को मिल सकता है। और साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे भी यहाँ पे नतीजों में हमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, उसका मोमेंटम किस तरीके का है, ये चीज़ जो है खासा ध्यान में रखने वाली होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने ये बोला था कि सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमें वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा। क्या उनका जो स्टांस है आगे की आउटलुक को लेके वो बरकरार है या फिर नहीं, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ओके, शुक्रिया कंचन। तो ये कुछ कंपनीज जिनके नंबर्स आएंगे मंडे को, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब
ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। चलिए वेलकम बैक। और मार्केट अभी भी डे लो के काफ़ी करीब, 200 पॉइंट निफ्टी पर नीचे, मिड कैप में 400 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा परेशानी है। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सिकसरिया जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव रखते हैं। रोहित के पास प्रोग्रेस कैपिटल और मैच पॉइंट जैसे एशियन हेज फंड के साथ काम करने का भी अनुभव रहा है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। आज कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और ये जो अर्निंग सीज़न शुरू हुआ उससे पहले जो अपडेट्स आए, क्या एक रिस्क लग रहा है कि वापस मार्केट में करेक्शन की शायद शुरुआत हुई हो? गुड आफ्टरनून अनुज। ये मार्केट्स में एक अच्छा मूवमेंट आया था, और मेरे ख्याल से वो मूवमेंट इसलिए था कि मार्केट्स अगर शॉर्ट टर्म हम छोड़ें तो बियॉन्ड शॉर्ट टर्म ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था। जितना RBI ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए थे, जो रेट कट्स किए थे, ये जो लिक्विडिटी डाली थी, लेकिन वो सारे मेजर्स का इम्पैक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम लास्ट क्वार्टर 1 की बात करें तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट सबड्यूड ही एक्सपेक्टेड है। तो अब जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तो सबड्यूड एक्सपेक्टेड थे, वैसे ही आएंगे, लेकिन मार्केट्स ऊपर मूव कर गए हैं। तो उसमें अब ये देखना रोमांचक रहेगा कि मार्केट वो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे फोकस करते हैं कि मार्केट्स ग्रोथ रिवाइवल पे फोकस करते हैं। ओके रोहित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मार्केट में तो वोलेटिलिटी जारी है, लेकिन एमटी का डेटा जब आया था, अच्छे नंबर्स फिर से हमें देखने को मिले SIP रिकॉर्ड स्तरों पर, और जिस तरीके से मिड कैप्स में इजाफा, निवेशकों का रुझान बढ़ा है, वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। उस नंबर्स को आपने कैसे देखा और आपकी एनालिसिस उस पर? SIP एक स्टडी फ्लो है मार्केट में, तो वो कंटिन्यूस चल रहा है। इस बार हमने ये मैच्योरिटी देखी है इन्वेस्टर्स में कि जब भी मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, SIP फ्लो नहीं रुका है, तो वो एक अच्छी बात है। वो लॉन्गर टर्म मार्केट को एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है मार्केट को। तो जो मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आती थी, उस तक की गिरावट के लिए इस तरह के फ्लोज बहुत हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में। ओके रोहित जी, इस समय IT को लेकर आज सबसे ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि TCS के नंबर्स आए, उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन आया IT पर, और खासतौर से लार्ज कैप IT पर आप कैसे पोजीशन है? IT देखिए बीच में अटका हुआ है, क्योंकि US इकोनॉमी बीच में अटकी हुई है। जब तक ट्रम्प टैरिफ पे क्लैरिटी नहीं आती है, वहां पे कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस में रिवाइवल नहीं आएगा। एक बार अगर क्लैरिटी आती है कि टैरिफ क्या रहेंगे फाइनली, तो फिर उस हिसाब से कॉर्पोरेट्स, US के कॉर्पोरेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल रहेगा और उनको कितना स्पेंड करना चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहती है, जब तक ये पोस्टपोन करते रहते हैं, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। तब तक हमारी IT कंपनीज के लिए वो डिमांड की प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि US कॉर्पोरेट तब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कितना स्पेंड करना है। एक बार वो क्लैरिटी आ जाती है, तब मेरे ख्याल से IT में एक रिवाइवल आना चाहिए, और उसके बाद सुधार थोड़ा होना चाहिए। ओके तो फिलहाल तो भी तस्वीर साफ नहीं है IT को लेकर, कॉशियस रुख है आपका। लेकिन रोहित जी, 2 थीम्स जो मार्केट में खूब चली, एक कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स आप देखें, साथ ही डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली। अब दोनों ही स्पेस में मुनाफा वसूली भी आ रही है। आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखें आप, दिन के निचले स्तरों पर कारोबार सभी में मैक्सिमम में आपको दबाव देखने को मिलेगा। डिफेंस स्टॉक्स में भी अब दबाव आ रहा है। अब आपकी एनालिसिस इस स्तर पे क्या है? क्या अब ये सही मौका है, यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गए दोनों ही स्पेस, अभी वेट करें और गिरावट आ सकती है?
मुझे तो दोनों ही स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगते हैं। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा ऊपर गए थे, जितने ऊपर गए थे उस हिसाब से अभी तो थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी अभी भी हमें वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगते हैं दोनों ही सेगमेंट में। तो मैं तो दोनों ही सेगमेंट अवॉइड कर रहा हूँ आज की डेट में। दोनों ही सेगमेंट अवॉइड कर रहे हैं आज की डेट में। तो आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं इस समय? कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव हैं आप इस समय? सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो बीएफएसआई स्पेस, स्पेशली जो लैंडिंग स्पेस है उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है कि आरबीआई ने हमें जितने एक्शंस लिए हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कट, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, वो सारे एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा कि हमारी सिस्टम ट्रेड ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए। और जैसे जैसे वो इंप्रूवमेंट दिखेगी थ्रू आउट सेकेंड हाफ, मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए, सारे लैंडिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, इन सब सेगमेंट में हम ओवरवेट हैं। एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स जैसे स्पेस में आप ओवरवेट है, वहाँ पर अभी आपको स्थिति ठीक नज़र आ रही है। रोहित जी, एक स्पेस क्विक कॉमर्स स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, ये काफ़ी बज़ में था, लेकिन जिस तरीके से स्पेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एक कंसर्निंग फैक्टर है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि अमेज़ॉन ने दिल्ली में अमेज़ॉन नाउ करके एंट्री ली है क्विक कॉमर्स को कंपटीशन देने के लिए। ब्लिंकिट, स्विग, इंस्टामार्ट हो गया। ऐसे में आपका नज़रिया क्या है क्विक कॉमर्स स्पेसेस को लेकर? कंपटीशन का हीट झेल रही है तो अवॉइड है, या फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है आपको इस स्पेस में? क्विक कॉमर्स पे हम लोग पॉजिटिव है काफी, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली है, शॉर्ट टर्म कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है और इंटरनेट में ऐसा रहा है कि जो फाइनली जो जीतता है गेम वो बड़ा शेयर, मार्केट शेयर ले जाता है। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जिनके पास बड़ा मार्केट शेयर है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में उन पे प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी गिरावट आए, जो कि उनको भी डिस्काउंटिंग करना रहेगा। बट लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि लॉन्गर टर्म ग्रोथ को देखते हुए हमें ये स्पेस अभी भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, ये आज दो सेक्टर्स ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई, दोनों की बात करते हैं। पहले एफएमसीजी, ऑब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लीड किया इस मूव को, लेकिन यहाँ पिछले 3-4 दिनों से अच्छे मूव्स हैं एफएमसीजी में, ये क्या कारण है और यहाँ पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? एफएमसीजी जितने आपके लास्ट क्वार्टर के वॉल्यूम ग्रोथ अपडेट्स आए थे वो भी ठीक थे, प्लस आज हिंदुस्तान लीवर का मैनेजमेंट चेंज ने होप्स दिलाई है कि वहां भी ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ में पॉजिटिविटी के कारण एफएमसीजी में थोड़ा सा मूव आया है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है एफएमसीजी यहाँ से अच्छा करे, लेकिन बियॉन्ड शॉर्ट टर्म मुझे वैल्यूएशंस एफएमसीजी के महंगे लगते हैं, कंसिडरिंग द ग्रोथ, जिसमें जितनी ग्रोथ उसमें रहती है एफएमसीजी में। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो इनके मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे और ग्रोथ भी ठीक दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है एफएमसीजी ठीक करे। ओके, शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी में फिर से बाइंग आ सकती है। एक और स्पेस, फार्मा स्पेस, देखिए मार्केट कमज़ोर है रोहित जी, लेकिन डिफेंसिव बाइंग यहाँ पे भी नज़र आई, और ग्लेनमार्क फार्मा तो खबर के बदौलत आज 15% इंट्राडे में 20% तक उछला था। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स आज फार्मा में देखें आप, निफ्टी फार्मा 0.1% के करीब इंडेक्स चढ़ के कारोबार कर रहा है। एलकेम, मैनकाइंड, ग्लैंड सभी में अच्छी खासी बाइंग है। फार्मा धमकियों के बीच भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। टैरिफ थ्रेटन्स की बात कर रही हूँ मैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस को? फार्मा स्पेस को मैं डिवाइड करता हूँ द एक्सपोर्टर फार्मा और इंडियन फार्मा में। जो फार्मा कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं वो स्पेस मैं अंडरवेट हूँ, लेकिन जो फार्मा कंपनीज इंडियन मार्केट को ज्यादा कैटर करते हैं, जिनका इंडियन मार्केट शेयर ज्यादा है, उन फार्मा कंपनीज पे मैं ओवरवेट हूँ। उन फार्मा कंपनीज, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर ग्रोथ मार्केट है तो वहां पे आपके कोई चैलेंजेस नहीं है, जबकि यूएस मार्केट में हो सकता है प्राइसिंग प्रेशर आए, इसलिए यूएस वाले कंपनियां को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके रोहित जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपने मल्टी फैक्टर फंड नाम से एक नया फंड लॉन्च किया है, ये कैसा फंड है, किन के लिए फायदेमंद होगा, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। धन्यवाद। ये एक अलग नजरिए से मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका है। मल्टी फैक्टर जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं कि एक अच्छा फंड मैनेजर क्या क्या देखता है उसको हम लोग
एक रूल्स बना दे रहे हैं। जैसे एक अच्छे फंड मैनेजर को मार्केट में प्राइस मूवमेंट देखना चाहिए, तो उसका मोमेंटम रूल्स बन गए। अच्छा फंड मैनेजर वैल्यूएशन देखेगा, तो उसके वैल्यू फैक्टर आ गया। अच्छा फंड मैनेजर एक क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, कैश फ्लो देखेगा, तो वो क्वालिटी फैक्टर आ गए। तो इस तरह से कंबाइन करके 5 फैक्टर कंबाइन करके ये एक मल्टी फैक्टर फंड बनाया है, जो जब हमने बैक टेस्ट किया तो हमने पाया कि इस तरह का फंड 3 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करता है और एक अच्छा रिटर्न देता है। तो इस तरह का फंड कोई भी इन्वेस्टर के लिए काफी सही रहेगा जो मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड टिपिकल एक्टिव फंड से काफी अलग रहेगा। इसका पोर्टफोलियो काफी डिफरेंट रहेगा जो टिपिकल एक्टिव फंड में रहता है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और रिटर्न्स भी हमारा बैक टेस्टिंग दिखाता है कि डिसेंट रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो इस तरह से ये एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। ओके रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपके नए फंड के बारे में बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी देखिए करीब 312 अंकों की गिरावट, 1.5% टूट कर 25,164 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 437 अंकों की गिरावट, 0.25% की गिरावट। बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन निफ्टी क्लियरली आज इसने कंसर्निंग फैक्टर जताई है। कैसे क्या हो गया सर? अब क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी होगी? देखिए क्लोज ख़राब है और वीकली कैंडल काफ़ी ख़राब बनी है इस बार, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। और कल हम बात भी कर रहे थे कि एक दिन और दीजिए, और वो अब मार्केट ने क्लियर आपको वर्डिक्ट दे दिया है। अब तेज़ी के लिए, अब जब तक आप 25,350 के ऊपर नहीं निकलेंगे, अब आप तेज़ी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हर रैली अब सस्पेक्ट रहेगी। जब तक आप 25,350 के ऊपर जाकर टिकेंगे नहीं, तब तक हर रैली में गिरावट का एक रिस्क रहेगा। और एक अप्रोच यही रहेगी कि अगर ऐसा दिखे आपको, तो अब इवन शॉर्ट साइड पर भी लोग ट्रेड लेंगे। आज देखिए सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ दीजिए आप, एक FMCG को और एक फार्मा को, और फार्मा में भी लार्जली तो सिर्फ ग्लेनमार्क की वजह से वो मूव आया है, अदरवाइज एक्स ऑफ ग्लेनमार्क कोई बहुत बड़ा मूव फार्मा में भी नहीं है। और FMCG में भी लार्जली वो लीवर का जो इतना बड़ा मूव आया उसकी वजह से। तो ये 2-3 सेक्टर हैं। वैसे इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक तो खैर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आई थिंक 25,050 अब ये अगर इसके नीचे फिसले, तो हम बात कर रहे थे पूरी रैली खत्म होने का रिस्क रहेगा, एंड इन दैट केस आप 24,700 24,800 तक भी जा सकते हैं। देखिए और थोड़ा सा बेरिश होने का कारण ये भी है कि अर्निंग्स की वजह से गिरावट आई है। ये क्या होता है ना, पहले जो गिरावट आती थी कभी ट्रेड डील के भी साथ ही ना गिरावट, मैं बिल्कुल कहता कोई डरने की ज़रूरत नहीं, या फिर अगर ये गिरावट आई होती वो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आई थी, मैं तब भी नहीं घबराया था। इस बार लेकिन जो गिरावट आई और जो पोल फ्लैग का जो ब्रेकडाउन आया वो अर्निंग्स की वजह से आया। अब या तो श्रेया हम 25,350 के ऊपर निकल जाएं और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, या अगली 2-3 अच्छी अर्निंग्स आ जाए, HDFC बैंक से आ जाए, ICICI बैंक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लीवर से आ जाए, अर्निंग्स आनी चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में दिक्कत अर्निंग्स की है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और आज के डीलिंग रूम चेक। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र? गुड आफ्टरनून। और जो स्टॉक्स फोकस में है उनमें सबसे पहले REC PFC ओपन इंटरेस्ट के आधार पे और जिस हिसाब से यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी चल रही है, डीलर्स यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और PFC REC की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ डीलर्स को लगता है पर्टिकुलरली PFC में 440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है कि FNO ट्रेड में 2 से 3% का अपसाइड रह सकता है। हालांकि एक काउंटर जो आज वीक पड़ा है वो है GMR एयरपोर्ट्स, और यहाँ एक प्रोमिनेंट FI अपने शेयर्स बेच रही है डीलिंग रूम्स के हिसाब से, और यहाँ शायद थोड़ा बहुत प्रेशर मंडे को भी बनता हुआ नजर पड़े, इसीलिए यहाँ वो 2 से 3% की डाउनसाइड के लिए, यानी ब्रॉडली अगर आप देखें तो 2 से 3 रुपए का डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है FNO सेगमेंट में। ओके, GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पे बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से, और ये 2 काउंटर्स आपको नज़र पे रखना होगा। REC और PFC को लेकर बुलिश है डीलर्स, यहाँ पर खरीदार की राय उनकी तरफ से आती हुई। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। कविता जी आपसे शुरुआत करेंगे, आज बताइए आप क्या पिक कर रही हैं, BTST STBT? तो श्रेया FMCG से ही लेकर जाएंगे। मुझे लग रहा है डाबर जिस तरीके से आज पूरे दिन स्टैंड आउट करते हुए दिखा है, इसे फर्दर हम लेकर जा सकते हैं। 530 की क्लोजिंग है, काउंटर हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 540 545 एंड इधर वे मुझे लगता है 525
के लेवल को ये जब तक संभाले हुए है तब तक इसमें पोजीशन रख सकते ओके, डाबर ये हो गई कविता जी की पिक। रचना जी आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? जी हम कैरी कर सकते हैं मैक्स हेल्थ को। मैक्स हेल्थ में हम शॉर्ट साइड पे कैरी कर सकते हैं 1224-25 के आसपास है हम फ्यूचर्स पे। जब तक ये 1235 के नीचे रहता है तो देयर आर चांसेस कि हम 1209 को देखें। ओके, कविता जी ने मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे खरीदारी की राय बताई है BTST के तौर पर। अब राजेश सातपते जी के पास चलते। बताइए राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? देखिए श्रेया, मैं BTST करके जाऊंगा, दैट इज पावर ग्रिड। मुझे लगता है ओवरऑल पावर स्टॉक्स का जो अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर लग रहा है। इसमें से पावर ग्रिड मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है जहाँ पे 100-200 DM में आता है। सो जब तक ये 295-296 के क्लस्टर के ऊपर है, इसका बाय इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस रहेगा 292 का, और इसका स्विंग का टारगेट मेरा 310 से लेके 315 का रहेगा। सो इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। ये बान पावर ग्रिड। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनु जी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ये काउंटर स्ट्रॉन्ग है। 3-4 दिन का नैरो रेंज कंसोलिडेशन था 10 और 20 डेमा पे, और आज उसका एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं। 1835 का प्राइस है, 1820 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 1865 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, SBI लाइफ यहाँ पे खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आती हुई। कमजोर बाजार में ये भी देखिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है फिलहाल। मानस जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए BSE के फ्यूचर में बिकवाली करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो BSE के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2411 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2265 के टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई कल के लिए। आप भी काम करते हैं, कल के ट्रिगर्स, मंडे के ट्रिगर्स की बात करते हैं और कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताइए, गुड आफ्टरनून। जी, जो नेक्स्ट वीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो उस लिहाज से और इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं 14 जुलाई से, जहाँ पे इंडिया का WPI का डेटा हमें आता हुआ दिखाई देगा। साथ में इन्फ्लेशन का डेटा भी उसी दिन दस्तक देगा बाजार के अंदर, इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के ऊपर अगर बात करी जाए तो देखिए HCL टेक के उस दिन नंबर्स पेश होंगे, साथ में टाटा टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक भी अपने जो Q1 है उसके रिजल्ट 14 जुलाई को प्रेजेंट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड 15 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रेड बैलेंस का डेटा आता हुआ दिखाई देगा इंडिया का। यूएस के लिहाज से वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और साथ में जो CPI का डेटा है यूएस का वो भी हमें 15 जुलाई को आता हुआ ही नजर आएगा। रिजल्ट के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ICICI प्रूडेंशियल के नंबर्स आएंगे, HDB फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, ICC लॉम्बार्ड और AWL एग्री के नंबर्स भी हमें 15 जुलाई को आते हुए दिखाई देंगे। 16 जुलाई की बात करी जाए तो यूएस का PPI का डेटा इस दिन आएगा, और रिजल्ट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रियल के नंबर्स आएंगे, HCL एंजल 1 के नंबर आएंगे, LT टेक के नंबर आएंगे, और साथ में टेक महिंद्रा के नंबर भी हमें 16 जुलाई को आते हुए दिखाई देंगे। 17 जुलाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यूएस में जो फेड विलियम्स है उनकी इस दिन स्पीच है, इस लिहाज से मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के लिहाज से बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, LTIM, HDFC एसेट, टाटा कम्युनिकेशन, पॉली कैब और विप्रो जैसे IT दिग्गज के नंबर्स भी हमें 17 जुलाई को ही आते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, 18 जुलाई की बात करते हैं। इस दिन इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L&T फाइनेंस, JSW स्टील और बंधन बैंक के जो नंबर्स हैं हमें 18 जुलाई को आते हुए नजर पड़ेंगे। 19 जुलाई की बात करी जाए तो ये बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आएंगे, और इसके अलावा JK सीमेंट के भी नंबर हमें 19 जुलाई को आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ अपडेट्स जो अगले हफ्ते के ट्रिगर्स हैं उन पर अगले हफ्ते की और बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बैन अपडेट ले लेते हैं और एक फटाफट से लेकर आते हैं आपके लिए F&O की ब्रेड। पहले बैन अपडेट चला देते हैं। स्टॉक्स जो बैन में एंटर कर रहे हैं, एक एंट्री के चांस हैं ग्लेनमार्क बैन में जा सकता है। 116% के करीब पोजीशंस ग्लेनमार्क में बन चुकी हैं, तो ये एक बैन में जाने की तैयारी करता हुआ। और RBL बैंक शायद, वैसे मुश्किल लग रहा है लेकिन शायद अगर आना हो तो 84% पोजीशन है, अगर और 3-4% के करीब ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो ये शायद बैन से बाहर आएगा। क्विकली आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं आज की मार्केट ब्रेथ ऑब्वियसली डिसाइसिवली नेगेटिव रही, ख़राब रही मार्केट ब्रेथ, क्योंकि आज दिन ही ऐसा था। है क्या मार्केट ब्रेथ? ओके चलिए आ रही है, हाँ ये रही, देखिए 33 लॉन्ग, 15 में शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट देखिए आप 144 में शॉर्ट
और 36 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब 180 स्टॉक्स हैं जो जहाँ पर बिल्डअप काफ़ी नेगेटिव साइड पर है। लॉन्ग बिल्डअप ग्लेनमार्क में ऑब्वियसली सबसे ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिरामल, डाबर और एल्केम लैब्स में है। उसके अलावा शॉर्ट कवरिंग आरबीएल बैंक, केपीआईटी, एनएचपीसी, वेदांता और बॉश में आपको दिखाई देगी। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? इरिडा में हुआ, बीएससी में हुआ, टीसीएस, एम्बर एंटरप्राइजेस और सीडीएसएल। और लॉन्ग अनवाइंडिंग केन्स, चंबल, पीबी फिनटेक, एसआरएफ और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। चलिए अब थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड माहौल। राजेश अग्रवाल जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए, इस वीकेंड पे क्या देखा जाए? अनुज जी, बाजार बहुत ही ठंडा है। उस हिसाब से वीकेंड भी बहुत ठंडा ही कहूंगा, क्योंकि कुछ मेजर है ही। एक मूवी है मालिक, जिसमें राजकुमार राव, मानीष छल्लर, हेमा उमाकृषि और प्रसन्नजीत है। गैंगस्टर ड्रामा है, कोई उतनी एक्साइटमेंट है नहीं। दूसरी रिलीज आंखों की गुस्ताखियां हैं, विक्रांत मासी और शनाया कपूर की। तो उसे तो बहुत ज्यादा थिएटर्स भी नहीं मिले हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से डल ही जाने वाली है। एक थोड़ी ठीक ठाक मूवी डीसी की है, सुपरमैन। लोग हम भी बचपन में वही देखते आए हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, तो वो मेरे ख्याल से लोग जाना पसंद करेंगे। तो ये 3 तो थिएटर की रिलीज है। ओटीटी में भी अगर देखें तो एक्साइटमेंट बहुत बनी हुई थी, क्योंकि स्पेशल ऑप्स 2 की रिलीज डेट थी आज, जो कि किसी कारण से पोस्टपोन होकर अगले हफ्ते हो गई, तो उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। उसके अलावा देखें तो ओटीटी पे आप जैसा कोई माधवन की मूवी है, जिसको लेकर के थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई है। एक रोमांटिक ड्रामा है, जहाँ अगर आप देखो तो माधवन जमशेदपुर में एक संस्कृत के टीचर है, और फातिमा शेख जो एक फ्रेंच टीचर है, उनका आपस में लव हो जाता है और फैमिली प्रेशर्स के झेलना पड़ता है उनको, तो उसको दिखाती है। मुझे लगता है वो थोड़ी स्वीट सी फिल्म होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4 इयर्स लेटर करके एक सीरीज है, जो कि रोमांटिक ड्रामा है। बहुत दिनों बाद सहाना गोस्वामी आ रही है, तो वो थोड़ा देखने लायक होगा। रीजनल में बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चुना है। नरीवेटा करके एक मूवी है, ट्राइबल प्रोटेस्ट के लेकर के। केरला पुलिस का कांस्टेबल है जो रिमोट ट्राइबल एरिया में जाता है, और वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसके ट्रेलर्स मैंने देखे थे और वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। तो इस वजह से इस वीक थोड़ा ओटीटी और थिएटर भी थोड़ा ठंडा ही माहौल है। थोड़ा ठंडा ही माहौल है इस समय। तो राजेश जी ने तो पूरा पानी फेर दिया। श्रेया, इनमें से आप कुछ देखने वाली हैं? कुछ प्लान है क्या? मुझे लग रहा है आप जैसा कोई और सुपरमैन में देख सकती हूँ। आप जैसा कोई ऐसे आर माधवन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते होंगे क्योंकि इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है बहुत। आपका क्या प्लान है? वीकेंड पे कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरा एक्चुअली ट्रैवल लाइंड अप है। मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ वीकेंड में, कोलकाता जा रहा हूँ। तो सैटरडे को जाकर, मतलब सैटरडे की सुबह जाकर संडे की सुबह वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद देखता हूँ अगर संडे को कुछ हो पाया तो, लेकिन उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास प्लान है नहीं। चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ें और मार्केट का पंचनामा, इसका टीज़र लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। शब बताइए क्या सवाल है आज? ओके, सवाल काफ़ी ज़्यादा है आज, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ी बिकवाली दिखी आज मार्केट में, तो पैनिक रिटेल्स में ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स टूटे हैं, उस पर सवाल है। सीडीएसएल पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे एक व्यूअर, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गिर रहा है, क्या और गिरावट आ सकती है? देखिए, एक तरफ तो नंबर बढ़ रहे हैं डीमैट वाले सारे, और एक तरफ ये सारे स्टॉक गिर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सीडीएसएल में एक और गिरावट का एक और कारण ये भी है कि जो एनएसडीएल के आईपीओ से पहले एक फ्रेंजी सी आ गई थी, वो कम हुई है। अब अगर आप देखें बीएससी के स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर आप देखें सारे के सारे एंजल वन, बीएससी देखिए ऑलमोस्ट 3000 वाला शेयर अब 2371 तक आ चुका है ना, 2865 से गिरकर 500 रुपये निकल गए, पता भी नहीं चला। और एंजल वन में भी अमूमन यही हाल है। तो सारे के सारे मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट आई है। लेकिन सीडीएसएल मुझे लगता है कि इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि वो मोस्टली डीमैट प्ले है। अब जैसे एचडीएफसी एएमसी है, वो थोड़ा सा अलग है, प्लस वो उतना चला भी नहीं था, तो उस हिसाब से। लेकिन थोड़ी तो फ्रेंजी कम हो रही है, एक तरीके से अच्छा है। देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना, ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में, लेकिन इनमें ना लीनियर मूव नहीं मिलेगा आपको। स्टॉक स्पेसिफिक लीनियर इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको बीच बीच में करेक्शन ब्रूटल आएंगे। बीएससी का पिछले आप 4 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए। बीएससी 4 साल में मेरे ख्याल से कितना 25 गुना 30 गुना हुआ है, शायद ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन इस बीच में
ये देखिए 3 साल में 10 गुना हुआ, लेकिन इस बीच में 3 करेक्शन आ चुकी है यहाँ पर जो 25 से 30% की थी। तो वो अगर आप वो करेक्शंस ले सकते हैं तो अलग बात है, वरना अगर नहीं ले सकते, ये देखिए ये तो अगर आपने 3 साल पहले लिया तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि 3000 वाला 2300 आ गया, लेकिन अगर आप 2800 में लेके बैठे हैं तो आप परेशानी में। तो इसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ पड़ती है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो सवाल मैंने पिक किया, क्योंकि हम लगातार स्टॉक को डिस्कस भी कर रहे हैं, नाइका आज भी देखिए कमज़ोर बाजार में करीब 0.5% से ज़्यादा तेज़ी को क्लोज हुआ है। और जिस तरीके से उस दिन हम बात कर रहे थे नाइका के ऊपर, ये ट्रायल फेज़ लेकर आ रही है नाइका नाउ, क्योंकि क्विक कॉमर्स से कंपटीशन तो मिल रहा है। मैक्सिमम आप प्रोडक्ट्स क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए नाइका नाउ भी उन्होंने लॉन्च किया है। पर ये काउंटर कैसा लगता है सर आपको? ये तो खैर हमने 3-4 दिन से बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट में भी लिया था। श्रेया, देखिए टेक्निकली मजबूत है ये, फंडामेंटली मेरा अभी भी इस पर थोड़ा सा मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ कि आप इसका एक बार 2 साल का चार्ट देखिए नायका का, एक वन ऑफ द मोस्ट फैंसी IPOs में से एक था आई थिंक हिंदुस्तान के। इसके बाद इसमें बहुत बड़ी रैली आई थी और उसके बाद बहुत शार्प करेक्शन भी आई थी। लेकिन एक चीज़ है, एक होम ग्रोन ब्रांड, एक देसी एंटरप्रेन्योर, वो भी एक महिला एंटरप्रेन्योर, उन्होंने स्टार्ट किया बैंकर से, एक टॉप बैंकर कंट्री की उन्होंने स्टार्ट किया ब्यूटी प्रोडक्ट में, और इस तरीके के जो वैल्यू क्रिएट की है उसको तो आपको सराहना करनी होगी। लेकिन ट्रेडिंग वाइज स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट वाइज पता नहीं, मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ कि कोर पोर्टफोर्लियो का हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैं अभी अनश्योर हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से सही है। चलिए बाकी सवाल हम 335 पर आंसर करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजेश अग्रवाल जी, वैसे आपसे पूछता हूँ मैं ये सवाल, ये नायका पर काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली देखें अगर आप, तो ये जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, फिर वो चाहे स्विगी हो, इंटरनल हो, कोई भी हो, उसमें नायका ही ऐसी कंपनी है जो पॉजिटिव बॉटम लाइन दिखाती आई है पिछले कई क्वार्टर से, एक आध क्वार्टर को अगर छोड़ भी दिया जाए तो। हालांकि वो पॉजिटिव बॉटम लाइन के फिगर बहुत ही छोटे हैं, बट बात यह है कि पॉजिटिव है। दूसरे, न केवल ऑनलाइन बल्कि ये ऑफलाइन में भी अपने स्टोर्स अच्छी तरीके से खोल रहे हैं। कई शहरों में बड़े-बड़े स्टोर्स इन्होंने किए हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसमें क्या है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। डॉट एंड की करके इनका जो खुद का ब्रांड है उसकी पहुँच अच्छी बनी हुई है। मुझे लगता है कि अगर कोई रिस्क ले सकता हो और साल 2 साल बने रह सकता हो, तो मौजूदा स्तर से कम 20-25% की बढ़त साल भर में बिल्कुल हो सकती है। ओके, नायका फिलहाल ये अच्छा ही लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, और यहाँ पर आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, टेक्निकली भी काफ़ी साउंड लग रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, एक बार भारतीय एयरटेल रखी स्क्रीन पर, और आज कंट्रीब्यूटर प्लेट देखेंगे आप तो गिरावट में इसका भी साथ था, 2% से ज़्यादा करेक्ट होकर आज डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 1922 के लेवल पर भारतीय एयरटेल। एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म की डाउनग्रेड भी आई है, UBS ने भारतीय एयरटेल को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की कॉल थी पहले, उसको अब डाउनग्रेड करके सेल की कॉल दे दी है। कह रहे कि वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा भारतीय एयरटेल में। काफ़ी अच्छी रैली हमने देखी इस पर्टिकुलर काउंटर में, और पिछले 6 महीने की बात करूं तो 20% ज़्यादा चल गया ये स्टॉक, और 1 महीने में भी लगभग 4% की इसने रैली दिखाई है। भारतीय एयरटेल, राजेश अग्रवाल जी आपसे जानना चाहूँगी, वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा UBS को, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए सबका अपना अपना व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यू गलत है या जो भी, बट हम इसमें बुलिश हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से बुलिश हैं। बावजूद इसके कि इतनी अच्छी बढ़त हो गई, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक गया। आप देखो तो सब्सक्राइबर नंबर एडिशन अच्छे हो रहे हैं, डेटा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, न केवल भारत में बल्कि अफ्रीकन कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इस वक्त अगर आप देखें तो केवल 2 ही प्लेयर भारत में हैं, भारतीय एयरटेल और जियो। तीसरा है बट वो कोई गिनती में नहीं है इस वक्त। तो अगर आपको इसमें एक्सपोज़र लेना है टेलीकॉम एज़ ए स्पेस में, तो भारतीय एयरटेल ही एक ऑप्शन बचता है, और ये कोई गिरावट आ रही है तो एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की। ओके, चलिए अब काम करते हैं, मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक आध चार्ट चेक और लेते हैं एक बार ज़रा, एक बार चार्ट चेक लेते हैं ITC पर, नहीं ITC पर रहने देते हैं, बालकृष्णा पर लेते हैं। बालकृष्णा हमारे पैनल ने पिक भी की थी, आई थिंक सस्ता ऑप्शन में लिया गया था ये स्टॉक, अगर मेरी मेमोरी सही है तो
चलिए काम करते हैं अमित जी, एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बैठ रही है यहाँ पर? जी अनुज जी, स्ट्रॉन्ग काउंटर है क्योंकि इसने गैप रेजिस्टेंस पूरा फिल किया, 200 डेमा भी क्रॉस कर रहा है। तो नियर टर्म मोमेंटम यहाँ पे रहेगा, प्रोबेबली 2725 से 2750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 1% का 2625 का हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन में माइनस जी की पिक भी थी ये। फिलहाल अच्छी क्लोजिंग की तरफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बढ़ता हुआ, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग उतनी अच्छी लग नहीं रही है। बिग वॉल पे समझते हैं कि क्लोजिंग कैसे रही। अनुज सर, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रेया, अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी देखिए अब करीब करीब 220 पॉइंट नीचे रहा, ऑलमोस्ट 1% नीचे। और निफ्टी बैंक ये भी करीब इंटरेस्टिंगली 220 पॉइंट नीचे था, ऑब्वियसली परसेंटेज टर्म्स में कम गिरा। निफ्टी आईटी ज़्यादा गिरा, लेकिन 2% के करीब निफ्टी आईटी गिरा, इस समय आपको ये दिखाई देगा। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में 1% की गिरावट आई, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% ही गिरा। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए 850 बढ़ने वाले शेयर, 1800 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक बार ज़रा सेक्टोरल हीट मैप। इसमें सबसे ज़्यादा क्या गिरा? कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब करीब 2%, निफ्टी डिफेंस 2%, ऑटो 2%, आईटी 2%। देखना आज किस तरीके के ख़राब दिन है। इतने बड़े बड़े इंडेक्स 2% नीचे थे। कैपिटल गुड्स 1.25%, ऑयल एंड गैस 1.25%, निफ्टी रियल्टी 1.25%, इस तरीके की गिरावट आई। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स कम गिरे, लेकिन गिरे ये भी। मेटल्स 0.5% गिरा। सिर्फ 2 सेक्टर ग्रीन में रहे, लगातार बात हुई एफएमसीजी और फार्मा। एफएमसीजी 0.5% ऊपर था, लार्जली हिंदुस्तान यूनिलीवर की वजह से। फार्मा 2.5% ऊपर था, लार्जली ग्लेनमार्क की वजह से। थोड़ा सा इंडिया विक्स भी ऊपर आया, करीब करीब 0.25% के करीब। अब जरा एक बार निफ्टी का हीट मैप लेकर आएँ तो इसमें आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई दी। और जो स्टॉक्स नीचे थे उनमें टीसीएस, M&M, बजाज ऑटो, हीरो, विप्रो, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती, HCL टेक, जियो फाइनेंस, टाइटन और बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऑल सेड एंड डन एक ख़राब सेशन रहा मार्केट के लिए। और एक और चीज़ जो हुई श्रेया इस हफ्ते में, इवन जो सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स थे जैसे कि भारती एयरटेल, वो टूटा इस हफ्ते काफ़ी। अगर आप उसका प्राइस पैटर्न देखेंगे, ये देखिए 1925 पर, तो ये थोड़ा सा आज मार्केट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन खैर अब हफ्ते का अंत हुआ, अब देखते हैं अगले हफ्ते किस तरीके के मूव बैठेंगे। बिल्कुल, और हफ्ते का अंत हुआ और ये हफ्ता कुछ खास रहा नहीं मार्केट के लिए। और आज का सेशन तो काफ़ी बुरा था, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब। सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी ने कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की, लेकिन उतनी कंट्रीब्यूशन आई नहीं। आईटी ने ज़्यादा ट्रैक किया। चलिए, हफ्ता हो गया ख़त्म, लेकिन आपसे मुलाकात होगी फिर से सोमवार को। कैसे रहती है अगले हफ्ते की मार्केट, सब पे बातचीत करेंगे। सोमवार को मॉर्निंग पैनल में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और वीकेंड एंजॉय कीजिए। नमस्कार।